सर्वप्रथम भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह और समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री सियाराम यादव जी, सियाराम निषाद जी, क्षमा करिएगा, सियाराम निषाद जी हमारे बीच में अम्बेडकर नगर से चलकर हम लोगों का उत्साह वर्धन करने यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, टांडा से विधायक भाई राम मूर्ति वर्मा जी, आलापुर से विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्री त्रिभुवन दत्त जी, फैजाबाद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व अमल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री हीरालाल यादव जी, इस जिले के अध्यक्ष भाई पारसनाथ यादव जी, जिले के अध्यक्ष भाई जंग बहादुर यादव जी, हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित मया ब्लॉक के अध्यक्ष भाई बिंदेश्वरी यादव जी, तारुण ब्लॉक के अध्यक्ष भाई अजीत पटेल जी, बीकापुर ब्लॉक के अध्यक्ष भाई गया प्रसाद जी, संचालक वर्मा जी, डॉक्टर एमपी यादव जी, जय सिंह यादव जी, रोटी यादव जी जो हमारे पुराने मित्र पूर्व विधायक श्री परशुराम की बेटी हैं, भाई कृष्ण यादव जी वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता, भाई मुन्ना वर्मा जी, भाई रविंद्र यादव जी, राम रज्ञ यादव जी, राम यज्ञ निषाद जी, कौतुल कुरैशी जी, राम न्योल वर्मा जी, रितेश गौड़ जी, कमला प्रसाद बागी जी, हरि राम बनवासी जी, विजय बहादुर वर्मा जी, श्री मुलायम यादव जी, रविंद्र पाल जी, जगन्नाथ पाल जी, श्री महर्षि बाल द्विवेदी जी, सियाराम यादव जी, श्री हरिराम प्रेम नारायण यादव जी, ध्रुवदेव वर्मा जी, ओमकार यादव जी, राकेश यादव जी, शिव कुमार पाल जी, श्याम सुंदर यादव जी, राजेश पटेल जी, अतुल यादव जी सदस्य जिला पंचायत, अर्जुन निषाद जी, राम स्वरूप फैजाबादी जी, मुबीन जी, मनोज प्रजापति जी, श्री राजित राम पटेल जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री श्यामलाल निषाद जी, श्री चंद चौरसिया जी, श्री रामनाथ निषाद जी, श्री अजय वर्मा जी, श्री फरहान खान जी, श्री सुरेंद्र यादव जी, श्री राम गणेश कोरी जी, श्री सुरेंद्र बागी जी, श्री हौसला यादव जी, श्री मेवालाल वर्मा जी, सियाराम निषाद जी, इस मंच पर बैठे हुए धर्मवीर वर्मा जी जो मया से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े थे, मंच पर बैठे हुए कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाई अनिल निषाद जी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित
सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य पार्टियों के नेतागण तथा इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित पिता तुल बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का कि इतना विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन कराने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज ये चुनाव केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव। इसलिए आप लोगों के सामने बड़ी चुनौती है। निश्चित तौर पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2014 में अच्छे दिन का सब्जबार दिखाकर सत्ता में आने का काम किया था, महंगाई पर नियंत्रण लाने का वादा करके सत्ता में आने का काम किया था, डीजल और पेट्रोल का दाम 30 रुपए और 35 रुपए करने का वादा करने का काम किया था, विदेशी बैंकों से काला धन भारत में लाकर मुफ्त में एक एक परिवार को 15 से 18 लाख देने का वादा करने का काम किया था। लेकिन 10 सालों की सरकार में प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने का काम किया था, लेकिन 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। उल्टा जो हमारे देश के बैंकों में पैसा था, तमाम अपने मित्रों को, चाहे वो विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, नीरू मोदी हो, ऐसे तमाम भगोड़ों को देकर और उन्हें देश को भगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश के, हम देश के किसानों की आमदनी 2 गुना करने का काम करेंगे, उनको कर्जा मुक्त बनाने का काम करेंगे। लेकिन 10 वर्षों की सरकार में श्री मोदी जी ने किसानों की आमदनी तो बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन उनका लागत मूल्य, डीजल का दाम बढ़ाकर, उन्होंने खादों का दाम बढ़ाकर, कीटनाशक दवाओं का दाम बढ़ाकर उसका लागत मूल्य 2 गुना से 3 गुना करने का काम जरूर करने का काम किया है। और आज सारी संवैधानिक, जब इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी असफल साबित हुआ, लोगों को रोजगार देने में असफल साबित होने का काम किया, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में नफरत की दीवार खड़ी करने का काम किया। आज भाई भाई को लड़ाने का प्रयास करने का काम किया है। एक तरफ नफरत फैलाकर हमें हिंदू और मुस्लिम में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संघर्षों के बाद, आजादी के पहले भी 1932 में अनुसूचित जात को, अनुसूचित जनजात को मिला था, पिछड़ी जात को संघर्षों के बाद 1990 में मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी उस पिछड़े और दलितों के रिजर्वेशन पर डाका डालने का काम कर रही है, उनका हक हड़पने का काम कर रही है। आप सभी लोगों ने इस बात को देखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां होती है, पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जात का जो आरक्षण अधिनियम है,
जो 1994 में आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में आरक्षण अधिनियम उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी उस आरक्षण अधिनियम को रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया, हमारा हक छीनने का काम किया है। इसलिए साथियों, आज ये मौका आया है कि आपको इस बात के लिए संघर्ष करना है कि जो भारतीय जनता पार्टी हमारा हक छीनना चाहती है, हम उसे सत्ता से बेदखल करके उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। साथियों, मैं आप सब लोगों का बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 2022 के चुनाव में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए इस गोसाईगंज विधानसभा के लोगों ने मजबूती के साथ खड़ा होने का काम किया था और आप लोगों के परिश्रम के बल पर ही उस चुनाव में आपको इस विधानसभा क्षेत्र से 1,12,000 वोट देकर आपने सर्वाधिक वोट पहुंचाने का काम किया। लेकिन हम लोगों को धोखा देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपनी ताकत को और अधिक मजबूत करने का काम करें और अपने बीच से ही हम नेतृत्व पैदा करने का काम करें। साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये भी निवेदन करना चाहता कि आपका चाहे वो किसान की आमदनी का सवाल हो, भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को पूरा करने का काम नहीं किया, बल्कि आपकी लागत मूल्य बढ़ाने का काम किया। इन्होंने ये भी वादा किया था कि हम महाराष्ट्र में जो 2011 में आतंकवादी हमला हुआ था, उस आतंकवादियों के मास्टरमाइंड दाऊद को भारत में लाने का काम करेंगे और उसको सजा देने का काम करेंगे। और कहा था कि मोदी जी का सीना 56 इंच है, लेकिन 10 साल हो गया, एक भी आतंकवादी को भारत लाने का काम नहीं कर पाए। हमारे देश की सीमाएं आज पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। चीन हमारी देश की सीमा में घुसपैठ करने का काम करता है और मोदी जी चीन के राष्ट्रपति के साथ गुजरात में झूला झूलने का काम करते हैं। साथियों, आज जहां पाकिस्तान का भी हमारी तरफ से कभी कभी आतंकवादी गतिविधियां फैलाने का काम करता है, वहीं दूसरी तरफ बिना बुलाए मेहमान बनकर भी श्री मोदी जी पाकिस्तान जाकर वहां पर नाश्ता खाने का काम करने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता कि आज हमें जो बाबा साहब ने संविधान दिया, जिस संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार देने का काम किया, आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, जो तोप और तलवार के बल पर राज करने का काम करते थे। अंग्रेज आए इस देश में, उन्होंने भी उन्हीं राजा महाराजा और जमींदारों के बल पर हमारे रीढ़ पर राज करने का काम किया। लेकिन आजादी संघर्षों के बाद, बड़े बलिदानों के बाद हमें पुनः जब आजादी मिली तो हमारे देश के लोगों ने ये फैसला करने का काम किया कि अब हमारे देश में कोई राजा नहीं होगा, कोई रानी नहीं होगा, जनता के लिए शासन होगा। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश और प्रदेश की सरकार बनाएगी और उस सरकार के माध्यम से हमारा शासन व्यवस्था चलाने का काम करेगी और जो जनता के हित में निर्णय लेने का काम करेगी। इस आधार पर हमने संविधान बनाने का काम किया। बाबा साहब ने संविधान देने का काम किया, दुनिया का सबसे शानदार संविधान देने का काम किया, जिसमें कोई गैर बराबरी नहीं, जिसमें बराबरी के आधार पर
सबको बराबर का सम्मान दिया। मनु के संविधान को मिटाकर बाबा साहब ने भारत का संविधान देने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को समाप्त करके फिर से मनु का संविधान लाना चाहती है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता कि आप यदि बाबा साहब का संविधान जिसमें सबको बराबरी का अधिकार है, जिसमें समता और समानता का अधिकार है, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, उस संविधान को बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की आवश्यकता है। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। अब इसके साथ साथ आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दों पर फेल हो गई। आज हमें रोजगार की आवश्यकता है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। श्री मोदी जी ने जहां गरीबों का, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया, दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों का उन्होंने 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया। मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि श्री मनमोहन सिंह की कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी, उन्होंने केवल 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था। पूरे देश के किसान काफी ज्यादा लाभान्वित हुए थे। आज जो किसानों पर कर्जा है, मेरा ये मानना है कि अगर 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार किसानों का कर्जा दे दे तो पूरे भारत का किसान एक नए पैसे का भी कर्जदार नहीं रह जाएगा। लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा नहीं है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसान का कर्जा माफ होगा। इस बात को उन्होंने कहने का काम किया है। दूसरी तरफ उन्होंने इस बात को भी कहा है कि हम अगर केंद्र की सरकार में पहुंचेंगे तो जो पुरानी पेंशन है कर्मचारियों का, उसको भी बहाल करने का काम करेंगे। इस बात को भी कहने का काम किया है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों से, विशेष रूप से किसान भाइयों, कमजोर वर्ग के लोगों, मजदूर भाइयों, ये लड़ाई लालजी वर्मा की, राममूर्ति वर्मा की, श्री त्रिभुवन दत्त जी की, हमारे हीरालाल यादव जी की या हमारे साथियों की अकेले नहीं है। ये लड़ाई किसान की, मजदूर की है। आज मोदी जी की सरकार जहां पूंजीपतियों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार काम करती है, अडानी और अंबानी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले अंबानी के सारे पेट्रोल पंप बंद थे। भाजपा ने आने के बाद सबसे बड़ा लाभ अंबानी को पहुंचाने का काम किया और आज उनके सारे पेट्रोल पंप शुरू हैं। श्री मोदी जी के आने के पहले बीएसएनएल हमारा तमाम लोगों का रोजगार देने का एक अच्छा साधन था। मोदी जी के आने के बाद जियो को, जो अंबानी जी का जियो है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनकर मोदी जी ने बीएसएनएल को समाप्त करने का काम किया, जिससे करोड़ों लोगों का रोजगार छिना है आज केवल बीएसएनएल के माध्यम से। इसलिए साथियों, दूसरी तरफ अडानी जी जो किसी भी नंबर पर नहीं थे, मोदी जी के सरकार आने के पहले, मोदी जी की सरकार आने के बाद मोदी जी ने अडानी को लाभ पहुंचाने का काम किया और जिसके चलते आज अडानी जी दुनिया के दूसरे और तीसरे नंबर पर पहुंचने का काम हुआ है। अमीरी में ये श्री मोदी जी की देन है। वही दूसरी तरफ जब मोदी जी आए थे तो भारत के ऊपर
केवल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज मोदी जी ने उस कर्जे को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा करने का काम किया है। इस तरह से इस देश को कमजोर बनाने का काम किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने का नारा दिया था। साथियों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े चार दाव से कहते हैं कि हमारे नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया इलेक्टोरल बॉन्ड का, जो चुनावी चंदे का, उस चुनावी चंदे का 2019 के पहले 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम बनाने का काम किया कि पूंजीपति स्टेट बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं और जिस भी पार्टी को देना चाहे उनका नाम कोई उजागर नहीं करेगा, वो पैसा दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं। और जिसके आधार पर 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और विपक्षी पार्टियों को 1000 करोड़ रुपया भी नहीं मिल पाया। आज जब नाम आ रहा है तो एक एक कंपनी से किसी से 1300 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। और गौ माता की रक्षा की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने बीफ का माफ, गौ मांस का निर्यात करने वाले कंपनियों से भी सैकड़ों करोड़ का चंदा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस तरह से आपको ठगने का काम किया है। साथियों, आज जब मंच से आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। साथियों, मैं कहना चाहता ये अनाज मोदी जी ने नहीं दिया। 2012-13 में यूपीए की सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा से पास किया, जिसके आधार पर पात्र गृहस्थी का कार्ड बना और उस कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति को राशन मिलना 2013 से शुरू हुआ। उस समय तय था कि चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपया किलो, यानी 5 किलो अगर आप एक यूनिट पर मिलता था तो 12 रुपया लगता था। अगर 5 यूनिट का आपका कार्ड था तो 25 किलो मिलता था तो 60 रुपया लगता था। और ये 60 रुपया 2019 तक चलता रहा। मोदी जी की सरकार 2014 में आई, 2019 तक 60 रुपया देकर आप अनाज देते थे। कोरोना की जब महामारी आई और 2019 का चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि अब ये 60 रुपया हम कम कर देते। एक तरफ 60 रुपया खत्म किया, केवल 60 रुपया 25 किलो पर खत्म किया, और वहीं दूसरी तरफ मनमोहन सिंह की सरकार में जो गैस सिलेंडर 400 रुपए में था, आज उसका दाम 1100-1200 रुपए करके अकेले एक परिवार से 800 रुपया वसूल कर लेने का काम किया। दूसरी तरफ किसान को 500 रुपए सम्मान निधि महीने में देने की बात किया। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अकेले 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम करते थे। उस पेंशन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर देने का काम किया। उसके बदले जो किसान भारत की सरकार ने किसान सम्मान निधि अगर 500 रुपया दिया, साल में 6000 रुपया दिया, तो यूरिया खाद में 10 किलो खाद का चोरी कर लेने का काम किया। एनपीके खाद जो 600 रुपए में था
उसका दाम 1400 रुपए कर देने का काम किया। डीजल जो 54 रुपए में था उसका दाम 90 रुपया कर देने का काम किया। ये डीएपी खाद जो 700 रुपए बोरी थी उसका दाम 1400 रुपये बोरी कर देने का काम किया। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार जो बेटियों को पढ़ने के लिए कन्या विद्याधन 30,000 रुपया देती थी उसको छीन लेने का काम किया। अनुसूचित जात पिछड़ी जात के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, फीस की प्रतिपूर्ति मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज उस छात्रवृत्ति को भी कम कर देने का काम किया। सरकारी विद्यालय के अलावा जो निजी विद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जात के छात्र हैं उनका फीस की प्रतिपूर्ति समाप्त करके आपके ऊपर बोझ लादने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आइए आज सब लोग एकजुट होकर, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो अधिकार छीना है और मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों ने इस बार चूक किया, 2014 में आए थे, 2024 में अगर उनको भगाने का काम नहीं किया तो निश्चित रूप से 2029 में शायद आप वोट देने को पावे। ये भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को इसके नेता अलग अलग मंचों पर करते हैं कि हमें 400 सीट चाहिए जिससे हम बाबा साहब का संविधान बदल सके। आप सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब का संविधान जिसमें चाहे वो बेहतर का काम करने वाला व्यक्ति हो और चाहे वो राष्ट्रपति हो, सबके वोट की कीमत एक है। भारतीय जनता पार्टी आजादी के पहले जो आपका वोट का अधिकार नहीं हुआ करता था उसी तरह से फिर से आपका वोट का अधिकार छीनना चाहती है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मनु का संविधान है जिसमें आपको मंदिर में जाने में, तालाब और पत्थरों में पानी पीने की इजाजत नहीं है, क्या आप उस संविधान को चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं? अगर बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपको सत्ता से हटाने का काम करना होगा। ये मैं अपील करना चाहता हूं। सहमत है आप इस बात से? तो जरा एक बार हाथ उठाइए। तो निश्चित रूप से साथियों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं और एक निवेदन करना चाहता हूं। आज इस क्षेत्र की जो लड़ाई है वो किसान बनाम पूंजीपति लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी की प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी तरफ माननीय अखिलेश यादव जी डॉक्टर लोहिया और चौधरी चरण सिंह का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी विरासत को लेकर आपके बीच में आने का काम किए। एक तरफ किसान की आमदनी बढ़ाने का नारा दिया गया था, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, और एक तरफ मोदी जी है जो ये कहते हैं कि देश का तरक्की अडानी और अंबानी से हो सकता है। फैसला आपको करना है। उसी तरह से इस क्षेत्र में भी एक तरफ ये लालजी वर्मा जिस पर भरोसा किया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने, एक किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरी माता और पिता दोनों निरक्षर थे। मैंने उसे परिवार से आगे निकलकर आज आपके बीच में आने का काम किया हो। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने भरोसा करके आपके लड़ाई लड़ने के लिए आपको आपके बीच में भेजने का काम किया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके इज्जत और सम्मान के लिए लालजी वर्मा आपके हमेशा आपके साथ खड़ा नजर आएगा। साथियों, हम लोगों के ऊपर भी, चाहे वो लालजी वर्मा हो, चाहे राममूर्ति वर्मा हो, चाहे त्रिभुवन दत्त हो, चाहे रामचंद्र राजभर हो, इन लोगों के ऊपर भी अमित शाह, नड्डा ने, मोदी जी के लोगों ने
हर तरह का हथकंडा अपनाने का प्रयास किया कि ये आ जाए भाजपा में। लेकिन हम लोग जो किसान परिवार से निकल कर आए थे, जो किसानों मजदूरों की लड़ाई को उद्देश्य बनाकर आए थे, जिन्होंने समाज सेवा का व्रत लेकर राजनीति में प्रवेश करने का काम किया, वो किसी भी तरह से टूटने का काम नहीं किया, वो किसी तरह से भी झुकने का काम नहीं किया। और जिन्होंने अपनी पूंजी की हिफाजत के लिए राजनीति में आए थे, उनका राजनीति में समाज सेवा का उद्देश्य नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका राजनीति में समाज सेवा का उद्देश्य नहीं है। अपने पूंजी और व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने राजनीति का सहारा लेने का काम किया है। और जब उनके व्यापार पर संकट आया तो उन्होंने सत्ता पार्टी बदलने का निर्णय करने का काम किया। उन्होंने आपके वोट के साथ गद्दारी करने का निर्णय किया और जाकर भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में वोट देकर आपके साथ धोखा करने का काम किया है। साथियों, ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाने का काम करना। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कभी सत्ता के आगे झुकने का काम नहीं किया। 43 वर्षों का राजनीतिक जीवन में केवल 6-7 साल सत्ता में रहे हैं, बाकी विपक्ष में रहकर काम किया। अनेक ऐसे अवसर आए, लेकिन हम लोगों ने टूटने का काम नहीं किया। आज आपको भरोसा देना चाहता हूं कि लालजी वर्मा कभी टूटेगा नहीं, कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा, हमेशा आपके साथ खड़ा नजर आएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो भरोसा दिया, उसके तहत मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस चुनाव में आप माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होकर इस देश में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, महंगाई पर नियंत्रण लाने के लिए, नौकरी पाने के लिए और पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए, किसान का कर्जा माफ करने के लिए, महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ साइकिल की बटन दबाने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं कोई बड़ा आज लड़ाई जो बाहुबली और पूंजीपति धनबल और बाहुबल और दूसरी तरफ किसान और मजदूर, किसान की संख्या ज्यादा है, मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मुझे किसानों का प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर मिला है। हम लोगों ने राजनीति में समाज सेवा का व्रत लेकर आने का काम किया है, इसलिए आपको भरोसा देना चाहता हूं कि आपके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा और जो कार्य करेंगे चुनाव में आप सब लोग एकजुट होकर चुनाव के बाद विकास के रूप में, आपके सम्मान के रूप में ब्याज सहित चुकता करने का काम करूंगा, ऐसा मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे साथियों ने, भाई पारसनाथ यादव जी ने, माननीय राममूर्ति वर्मा जी ने नेतृत्व की बात कही है। मैं भी आपको भरोसा देना चाहता हूं कि अगर आप सब लोगों ने अपनी मजबूती को कायम रखा तो निश्चित रूप से चाहे जितना संघर्ष पड़ेगा करना पड़ेगा, नेतृत्व आप लोगों के बीच का ही होगा। इस बात को मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसके लिए हम सब लोग आगे रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, ऐसा आपसे अपील करते हुए साथियों, क्षेत्र बड़ा है, लोकसभा का क्षेत्र विधानसभा के क्षेत्र में ही हर गांव में नहीं पहुंचा जा सकता और लोकसभा का क्षेत्र तो 5 विधानसभा से बनता है। हमारे बीच में माननीय श्री राम अचल राजभर जी को भी आना था, लेकिन अचानक उनको कुछ तबीयत खराब हुई, जिसके कारण लखनऊ जाना पड़ा। वो अस्पताल में अपना कुछ इलाज करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारी तरफ से इस बात को कहिएगा और चुनाव के दौरान जहां जहां भी हमारी आवश्यकता होगी
हम आपके बीच में आने का काम करेंगे। आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पिछड़े वर्ग अनुसूचित जात के लोगों का, समाज के हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। अभी जो टिकट घोषित हुआ है, एक तरफ ये भी आपको तुलना करने का काम करना होगा कि भाजपा ने 195 टिकट घोषित किया था, जिसमें 93 टिकट सवर्ण समाज का था और केवल 47 टिकट पिछड़ी जात के लोगों का था, जिनकी आबादी 63% है। उनका हिस्सा 25% था और जिनकी आबादी 8% है, उनका हिस्सा 47% से भी ज्यादा देने का काम किया। आज आप सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं। हमारे राम यज्ञ निषाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ लोग समाज को बांटने का काम करते हैं, पिछड़ों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज पिछड़ों को भी सम्मान देने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। आपके बगल में श्री भीम निषाद जी जो निषाद समाज के हैं, उनको टिकट देने का काम किया। और इतना ही नहीं, अयोध्या की जनरल सीट पर अनुसूचित जात के पासी समाज को टिकट देकर उन्होंने उनका हिस्सा भी बढ़ाने का काम किया। और केवल एक सीट पर नहीं, 3 सीटों पर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जनरल सीटों पर भी अनुसूचित जात के लोगों को टिकट देकर बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का काम किया है। उसी तरह से हमारे मनसी बने 3, उसमें भी कश्यप समाज को हिस्सेदारी देने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। मुस्लिम समाज को और राज्यसभा में दलित समाज को भी हिस्सेदारी देने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। अब तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोगों को जो उन्होंने पीडीए का नारा दिया है, हमें इस बात की खुशी है कि उस पीडीए के नारा के साथ निषाद समाज से लेकर राजभर समाज, प्रजापत समाज, गौड़ समाज, माली समाज, सैनी समाज, हर पिछड़े वर्ग के लोग और साथ ही साथ अनुसूचित जाति की बड़ी तादाद आज समाजवादी पार्टी के तरफ देखने का काम कर रही है, उसका साथ देने का काम कर रही है। ऐसा मुझे इस बात का खुशी है। और मेरा भी मानना कि जिस दिन ये पिछड़े वर्ग के लोग दलित समाज को भाजपा के साथ नहीं है, उसमें भाजपा को पहले ही किनारा किया हुआ है। लेकिन अगर पिछड़े वर्ग के लोग जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के से अपने को अलग कर लिया, तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जमानत नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। वोट आपका लेकर राज आपके ऊपर करने वाले लोगों को इस लोकसभा के चुनाव में ये संदेश दे दीजिए कि अब हम बहुत दिनों तक गुमराह होने वाली नहीं है। हमें लड़ाने का काम जो हिंदू मुस्लिम करके करते हैं, हमने इस बात को समझा है। 34 प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, पीडीए का एक भी वाइस चांसलर नहीं है। हमारे जिले में 19 थाना है, एक थाने में भी पिछड़े वर्ग का थाना अध्यक्ष नहीं है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में से केवल 10-12 जिले में पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक मिलाकर जिलाधिकारी है। बाकी सब में केवल सवर्ण समाज के जो जिलाधिकारी है। ये इस बात को साबित करता है कि वो वोट तो आपका लेना चाहते हैं, लेकिन हिस्सा आपको देना नहीं चाहते। सरकारी नौकरियों में चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, आपका रिजर्वेशन का कोटा कहीं पूरा नहीं है। इसलिए अगर रिजर्वेशन का कोटा पूरा करना चाहते हैं, उसकी लड़ाई चाहते हैं, तो लालजी वर्मा आपके साथ खड़ा नजर आएगा। इस बात को मैं बखूबी कहना चाहता हूं। इसलिए साथियों, आज और अधिक बात न करके मैंने ज्यादा समय ले लिया। मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए कि इस लड़ाई में आप सब लोग
लालजी वर्मा बनकर गांव-गांव पहुंचकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। लोगों के बीच में जा जाकर आपको समझाने का काम करें। मुझे इस बात की खुशी है कि आज प्रत्येक दिन मेरे घर पर, मैं आज भी गांव में रहता हूं। साथियों, मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि आज भी मैं गांव में रहता हूं, किसी शहर में नहीं रहता, अपने दूर दराज के गांव में रहता हूं। उस गांव में रोज 15, 20, 25 लोग, विभिन्न समाज के, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, निषाद समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग बड़े पैमाने पर जाकर हमारा समर्थन देने का वादा कर रहे हैं। और हमने देखा कि पिछले बार जो लोग हमें वोट नहीं दिए थे, जब मैं कटहरी से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, कहा जाता था कटहरी में मैं जब लड़ रहा था तो जो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे थे, इस बार के चुनाव में बहुत से साथी इस जिले से, इस प्रदेश से अन्याय अत्याचार को मिटाने के लिए हमने देखा, चाहे वो टांडा हो, अकबरपुर हो, विभिन्न जगहों पर हमारी आपकी अगर कोई जमीन झगड़ालू है तो उसको कब्जा करने वाले लोग पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने कमर कसा है, तमाम भाजपा के लोगों ने भी कमर कसा है कि हम लोग इस अन्याय अत्याचार को मिटाने के लिए अब की बार श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे के साथ हम आपका साथ देने का फैसला किया है। हमें खुशी है कि हमारे बीच में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने, जिनको सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, श्री भीम निषाद जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं गोसाईगंज की अम्बेडकर नगर लोकसभा की तरफ से इनका स्वागत करना चाहता हूं। और आपसे सटा हुआ है सुल्तानपुर, 10-12 किलोमीटर बाद सुल्तानपुर है, इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि इधर निषाद जी का, उधर जाकर निषाद जी का प्रचार करिए और इधर पहुंचकर लालजी वर्मा का प्रचार करिए, उधर राघवेंद्र प्रसाद जी का। इस तरह से हम पिछड़े दलित इकट्ठा होकर और समाज का बहुत भाईचारा, हमारे द्विवेदी जी जो संत श्री राम द्विवेदी जी के पौत्र है, जिन्होंने यहाँ बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया, वो भी आज हमारे साथ है, हमारा सहयोग करने के लिए आया इकट्ठा है। उन सभी लोगों को हमारे साथ अम्बेडकर नगर में बहुत से साथी जो पीड़ित है, उस परिवार से, जिस परिवार आज 5 साल आपने जिताया था, पिछली बार सपा और भाजपा ने मिलकर जिताया था ना श्री रितेश पांडे जी को, 5 साल बीता, किसी पिछड़े समाज के बीच में, किसी दलित समाज के परिवार के बीच में, किसी गमी और किसी सुखी उसके उत्साह में, सुख दुख में कभी शामिल हुआ क्या? किसी भी गांव में जो पिछड़ों और दलितों का है, 1 इंच भी खड़ंजा इंटरलॉकिंग करने का काम किया क्या? नहीं करने का काम किया, आपको धोखा देने का काम किया है। उस परिवार से मुक्ति पाने के लिए जो हर दल में चले जाते हैं, एक भाई एक दल से, दूसरा भाई दूसरे दल से, तीसरा भाई तीसरे दल से, और जब कोई शिकायत करने जाता है तो कहते हमसे क्या मतलब, और जब चुनाव आ जाता है तो सब एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। ऐसे परिवार से मुक्ति पाने के लिए बड़े पैमाने पर बड़े समाज भी आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उस अन्याय अत्याचार का मुकाबला आप लोगों के बल पर ये आपका नुमाइंदा करेगा, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री भीम निषाद जी को अध्यक्ष जी से निवेदन करते हुए, उनको अवसर बाद में मिलेगा, श्री भीम निषाद जी को आमंत्रित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय समाजवाद,
जय भारत। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।